विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ डरावनी नहीं है, वो एक मौत की सच्ची कहानी है। ये घटना मेरे दोस्त मैनफ्रेड मास्करनेस की बहन के साथ घटी थी। एक हंसती खेलती लड़की जिसकी शादी होने में सिर्फ 1 महीना बाकी था। घर में तैयारियां चल रही थीं, सपने बुने जा रहे थे और किसी ने सोचा भी नहीं था कि वसई का किला उसकी जिंदगी की आखिरी जगह बन जाएगा। वसई का किला जहां दिन में सैलानी तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन रात में वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को वापस लौटने नहीं देता। उस रात के बाद मैनफ्रेड की बहन पहले जैसी कभी नहीं रही। उसने कुछ देखा था, या कहें किसी ने उसे देख लिया था। आवाजें, साएं और वो डर जो धीरे धीरे उसकी जान ले गया। मैं ये कहानी किसी सनसनी के लिए नहीं सुना रहा, मैं ये इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी मौत का कारण कोई बीमारी नहीं, कोई हादसा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे हम आज भी भूत कहकर टाल देते हैं। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो सच है, इतना कड़वा सच कि आज भी मैनफ्रेड उस किले का नाम सुनते ही चुप हो जाता है। तो अगर आप ये कहानी सुनने वाले हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी प्यार, शादी और जिंदगी के सपनों से शुरू होकर मौत और अंधेरे पर खत्म होती है। ये है वसई किले की वो सच्ची घटना जिसने एक होने वाली दुल्हन को कब्र तक पहुंचा दिया। ये कहानी की शुरुआत आज से 18 साल पहले साल 2007 की है। उस वक्त मैं भारत की एक नामी कुरियर और कार्गो कंपनी में काम करता था। मेरा पद था एरिया मैनेजर और मैं इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग डिवीजन संभालता था। मेरी कंपनी एक नॉन वेसल ऑपरेटिंग कार्गो कंपनी थी। इसका मतलब यह था कि हम अपने क्लाइंट्स का माल सीधे जहाज से नहीं भेजते थे, बल्कि किसी वेसल ऑपरेटिंग कंपनी के जरिए कस्टम क्लियरेंस करवाकर आगे फॉरवर्ड करते थे। इसी सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई मैनफ्रेड मास्करनेस से। वो उसी कस्टम क्लियरेंस कंपनी में सेल्स मैनेजर था। काम के दौरान जान पहचान बढ़ी और फिर धीरे धीरे दोस्ती हो गई। हम दोनों की उम्र भी लगभग एक जैसी थी और शौक भी, इसीलिए बातचीत जल्दी जम गई। मैनफ्रेड अपने माता पिता और बहन के साथ विले पार्ले की एक क्रिश्चियन लोकेलिटी में रहता था, लेकिन उसका पुश्तैनी घर वसई गांव में था, जहां उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे रहते थे। एक दिन मैनफ्रेड ने मुझे उसके पुश्तैनी घर चलने का निमंत्रण दिया। मैंने वजह पूछी, लेकिन उसने कुछ खास नहीं बताया। बस इतना कहा, चलो वहां जाकर देख लेना। वो दिन रविवार था। सुबह सुबह मैं तैयार हो गया क्योंकि मैनफ्रेड मुझे अपनी कार से पिक करने वाला था। मैं तब मुंबई के दहिसर में रहता था और वसई मेरे घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। ठीक सुबह 9 बजे मैनफ्रेड मेरी बिल्डिंग के बाहर आ गया और हम दोनों वसई की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मैंने उससे फिर पूछा, आज कोई खास दिन है क्या जो अचानक वसई जा रहे हैं? मैनफ्रेड ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। करीब 45 मिनट के सफर के बाद हम उसके गांव वसई पहुंच गए। उसका घर एक बड़ा सा कैथोलिक स्टाइल बंगला था, चारों तरफ खुला हुआ, सामने फैला हुआ हरा भरा गार्डन और घर के आंगन में एक छोटा सा कैपेला, प्रार्थना स्थल भी था। वसई की पुरानी बस्तियों में, जहां आज भी पुर्तगाली दौर की हवेली जैसे घर खड़े हैं, हर आंगन में एक बात समान मिलती है, एक छोटी सी चर्च जैसी संरचना। वो पूरी चर्च नहीं होती, बस पत्थर या लकड़ी से बना एक छोटा सा कपेला या फिर एक सादा क्रूज जिसके भीतर वर्जिन मैरी या किसी संत की मूर्ति रखी होती है। सुबह की धूप जब आंगन में उतरती है तो सबसे पहले उसी कपेला पर पड़ती है। घर की बुजुर्ग महिलाएं वहां दिया जलाती हैं, फूल रखती हैं और बिना ज्यादा बोले घर के लिए शांति मांगती हैं। कहा जाता है कि ये छोटी संरचनाएं सिर्फ आस्था की निशानी नहीं है, ये घर की रक्षा करती हैं। पुराने लोग मानते हैं कि जब पुर्तगाली यहां आए तो बीमारी, युद्ध और समुद्र के डर से लोगों ने अपने घरों के आंगन में ये कैपेला बनवाए ताकि घर के भीतर बुराई दाखिल न हो सके। आज भी घर बदल जाते हैं
पर कैपेला वहीं रहता है। कुछ लोग कहते हैं जिस दिन आंगन से ये क्रॉस हटेगा उस दिन घर की शांति भी चली जाएगी। शाम ढलते ही जब मोमबत्ती की लौ हवा में कांपती है तो लगता है जैसे ये छोटी चर्च घर की हर सांस गिन रही हो और याद दिला रही हो कि कुछ परंपराएं सिर्फ निभाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि जिस घर में मैं आज मेहमान बनकर आया हूं वही जगह कुछ समय बाद एक ऐसी कहानी की गवाह बनने वाली है जिसे आज भी याद करता हूं तो रूह कांप जाती है। हम दोनों जैसे ही कार पार्क करके नीचे उतरे, अभी मैं पूरी तरह संभल भी नहीं पाया था कि उनके घर के पालतू कुत्ते मेरी तरफ दौड़ते हुए आ गए। उनमें से 2 जर्मन शेफर्ड थे और एक गोल्डन रिट्रीवर। जर्मन शेफर्ड्स ने कुछ पल तक मुझे ध्यान से सूंघा, जैसे ये तय कर रहे हों कि मैं दोस्त हूं या नहीं। लेकिन तभी गोल्डन रिट्रीवर मानो मुझे पहचान गया हो। वो खुशी से उछल पड़ा, मेरे चेहरे को चाटते हुए मेरा स्वागत करने लगा। मैं मुस्कुरा उठा। उस दिन मैनफ्रेड के घर में काफी लोग मौजूद थे। कुछ बच्चे बागीचे में खेल रहे थे। हंसी और शोर चारों तरफ फैला हुआ था। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, वहां का नजारा किसी पारिवारिक गैदरिंग से कम नहीं था। सोफे रिश्तेदारों से भरे हुए थे और एक सोफे पर भारतीय नौसेना का एक जवान सफेद यूनिफॉर्म में सीधा बैठा हुआ। मैनफ्रेड ने एक एक करके सबका परिचय करवाया, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, आज तुम्हें यहां लाने की खास वजह है। और फिर उसने वो बात कही जिसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आज मेरी बहन कियारा की सगाई है। उसकी सगाई एंटोनियो परेरा के साथ होने वाली है। वो इंडियन नेवी में है। मैंने एंटोनियो की तरफ देखा। आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक सुलझा हुआ सुकून। मैनफ्रेड ने आगे कहा, थोड़ी देर में हम सब चर्च चलेंगे, वहीं सगाई की रस्म होगी। उस पल माहौल खुशियों से भरा हुआ था। हंसी, बातें और आने वाले कल के सपने। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। चर्च घर से ज्यादा दूर नहीं था, कह सकते हैं बस कुछ ही कदमों की दूरी पर। घर के सभी लोग पैदल ही चर्च की ओर निकल पड़े, सिर्फ कियारा को छोड़कर। वह घर की एक कार से आने वाली थी। इसकी एक वजह थी। उनकी परंपरा के अनुसार होने वाली दुल्हन चर्च एक सजी हुई बग्घी में आती है और उसके पिता माता उसे चर्च के भीतर लेकर जाते हैं। सभी रस्में पुर्तगाली परंपराओं के अनुसार संपन्न हुई। चर्च की प्रार्थना, वचन और फिर सगाई की औपचारिकता। इसके बाद एंगेजमेंट फीस्ट हुआ। रिश्तेदार एक एक कर होने वाले दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर विदा होने लगे। इन सब में समय का पता ही नहीं चला। जब घड़ी देखी तो दोपहर के 3 बज चुके थे। तभी मैनफ्रेड ने बचे हुए नौजवान भाई बहनों से कहा, चलो वसई फोर्ट चलते हैं। कियारा और एंटोनियो की बाइक पर सीधे वसई फोर्ट के लिए निकल गए। चर्च में अब सिर्फ मैं और मैनफ्रेड ही बचे थे। मैंने मैनफ्रेड से पूछा, वसई फोर्ट में क्या है? क्या वहां भी कोई कार्यक्रम है? मैनफ्रेड ने हल्के से कहा, हां, वहां प्री वेडिंग फोटोशूट है। उन दिनों प्री वेडिंग फोटोशूट एक नया कॉन्सेप्ट था। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। मेरे मन में भी उसे देखने की जिज्ञासा जाग उठी। असल में मैनफ्रेड और मैं वापस मुंबई लौटने वाले थे, लेकिन मेरी जिद पर मैनफ्रेड वसई फोर्ट चलने को तैयार हो गया। ये मेरा वसई फोर्ट का पहला दौरा था। उस जगह के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। हम लगभग शाम 4 बजे वसई फोर्ट पहुंचे। वहां कियारा का फोटो सेशन चल रहा था। कियारा और एंटोनियो पूरी तरह फोटोशूट में व्यस्त थे और मैं वसई फोर्ट के भीतर अकेला ही घूमने निकल पड़ा। जब हम वसई किले के पास पहुंचे तो मैंने कार की खिड़की से बाहर झांका और कुछ पल के लिए चुप हो गया। ये मेरी वसई किले की पहली यात्रा थी। सड़क से उतरते ही सामने खड़े थे समय से जूझते हुए लाल भूरी पत्थरों के ऊंचे बुर्ज, जिन पर काई जमी हुई थी और जिनकी दरारों में सैकड़ों सालों की खामोशी भरी हुई थी। जैसे ही मैं किले के भीतर दाखिल हुआ, कदम अपने आप धीमे हो गए। हर पत्थर, हर दीवार मानो कुछ कहना चाहती हो। चारों तरफ टूटी हुई दीवारें थीं, झुके हुए मेहराब और पत्थरों से उग आए पेड़, जैसे कुदरत
खुद इस किले को वापस अपने पास खींच लेना चाहती हो। समुद्र की हवा किले के अंदर तक आती थी और जब वो खाली गलियारों से टकराती तो एक अजीब सी सिसकारी पैदा होती, ऐसी आवाज जो कानों से ज्यादा सीधे दिल में उतरती थी। मैं इतिहास जानता था, पुर्तगालियों का दौर, लड़ाइयां, खून और सत्ता की लड़ाइयां, लेकिन वहां खड़े होकर इतिहास किताबों जैसा नहीं लगता। वहां वो जिंदा महसूस होता है। धूप भी अजीब ढंग से पत्थरों पर गिर रही थी, कहीं तेज रोशनी तो कहीं गहरी छायाएं, जैसे किला खुद अपने राज छुपा रहा हो। उस वक्त मुझे लगा यह सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, ये वो जगह है जहां वक्त रुक गया है और जहां बीते हुए लोग शायद आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। मैं पहली बार वसई किले आया था, लेकिन तब नहीं जानता था कि यही किला कुछ समय बाद मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी यादों में शुमार हो जाएगा। वसई किले के भीतर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां दिन के उजाले में भी अंधेरा पसरा रहता है और कुछ कोने ऐसे जहां गर्मी के मौसम में भी अजीब सी ठंडक बनी रहती है। नवंबर का महीना था। मुंबई में उस वक्त ठंड नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन वसई किले के एक कमरे में ठंड ऐसी थी कि मेरी त्वचा पर सीधे महसूस हो रही थी। घूमते घूमते मैं एक कमरे में जा पहुंचा। जिज्ञासा में मैं वहां दीवार से लगी पत्थर की बनी एक मेजनुमा चौकी पर बैठ गया और हल्का सा गुनगुनाने लगा। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास है और मेरे कान में धीरे धीरे फूंक मार रहा हो। उस पल ठंड और बढ़ गई। मेरा मन घबराया। मैंने तय किया कि अब यहां से निकल जाना चाहिए। जैसे ही मैंने उठने के लिए हाथ उस पत्थर की चौकी पर रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ को छू लिया हो। वो स्पर्श कठोर नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे किसी लड़की ने प्यार से मेरा हाथ सहलाया हो। मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ा ही था कि तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे पूरे शरीर से टकराया। ऐसा लगा मानो किसी लड़की का आंचल मेरे बदन को छूकर गुजर गया हो। मैं डर के मारे दौड़ता हुआ उस कमरे से बाहर निकल आया। मेरे सामने किले का बगीचा था जो अब हरा भरा और अजीब सा शांत लग रहा था। मैंने आसमान की ओर देखा। संध्या धीरे धीरे घिरने वाली थी। पंछी अपने अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे थे और पूरा आसमान चमगादड़ों से भर गया था। मैं जल्दी जल्दी किले के बाहर आया, जहां अब भी फोटोशूट चल रहा था। मैनफ्रेड ने गंभीर स्वर में कहा, यहां अकेले कहीं मत जाना। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप फोटोशूट देखता रहा। कुछ देर बाद मेरी नजर किले की एक मीनार पर पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी, समुद्र की ओर पीठ किए हुए। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। मैं वहां खाली खड़ा था, कुछ कर भी नहीं रहा था, इसलिए अनजाने ही मैं उस मीनार की ओर चल पड़ा। मीनार तक पहुंचते पहुंचते सूरज लगभग डूब चुका था। बस आसमान में हल्की सी लालिमा बची थी। मैंने उस लड़की के पास जाकर पूछा, मैडम, अंधेरा होने वाला है, क्या आपके साथ कोई है? लड़की ने मेरी ओर देखे बिना धीमे स्वर में कहा, You go away. They are about to come and they... और इतना कहते ही वो लड़की अंधेरे में गायब हो गई। मैं फटी आंखों से बस देखता रह गया। तभी मुझे पीछे से मैनफ्रेड की आवाज सुनाई दी, देब, चल मियो, अंधेरा हो गया है, यहां रुकना ठीक नहीं। मैंने ना कांटों की परवाह की, ना जंगली झाड़ियों की, बस बेहिसाब वहां से भागा। नीचे आकर मैंने हांफते हुए मैनफ्रेड से पूछा, भाई, क्या इस किले में कोई आत्मा है? नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।